नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। इससे पहले कि हम आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बात करें, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें अंत में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला दबा लें ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को सिखाना पड़ेगा कि वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करे? क्या देश की सर्वोच्च अदालत, जिसके जज खुद को भगवान मानने लगे हैं, वो अपनी संपत्ति तक घोषित नहीं करते हैं? उन्हें अब ये बताना पड़ेगा कि आप पक्षपात कर रहे हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2 बार माफ़ी मांग ली, 2 बार। एक बार मौखिक रूप से, एक बार एफिडेविट डालकर लिखित रूप से। फिर भी सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। या फिर आप ये देखिए, पतंजलि को एक तरह से फार्मा लॉबी अपना शिकार बना रही है। ये जांच और बहस का विषय हो सकता है कि पतंजलि के उत्पाद कितने शुद्ध हैं और कितने नहीं। जांच एजेंसियां जांच करके इसकी रिपोर्ट देंगी, जो संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट देंगी। उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा ना कि कौन सही है और कौन गलत। वी विल रिप यू अपार्ट, यानी हम आपको चीर फाड़ दें। ये किसी गली के गुंडे की भाषा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की भाषा है, जिसका हिस्सा जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी है। उत्तराखंड के प्रशासन को ये धमकी दी गई है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अधिकारियों ने बाबा रामदेव का साथ दिया। आपको पता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? साधारण सा आरोप है, एकदम साधारण सा। पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन चलाया। बस हम उस देश में रहते हैं जहाँ गुटखे के ऊपर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी इसे धड़ल्ले से बेचा जाता है। कोई अभिनेता कोल्ड ड्रिंक पीकर पहाड़ से छलांग लगा देता है और इसे डर के आगे जीत है कहकर प्रचारित किया जाता है। जहाँ इसका कोई सबूत नहीं है कि फेयर एंड हैंडसम नाम की क्रीम लगाने से कोई व्यक्ति गोरा और सुंदर हो गया। क्या कोई कंपनी ये गारंटी दे सकती है कि उसका डीओ लगाने से दर्जनों लड़कियां दौड़ कर आ जाती हैं? यही दिखाया जाता है ना विज्ञापनों में। अभी आईपीएल चल रहा है, सट्टेबाजी वाला हर ऐप लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहा है। क्या ये नहीं है भ्रामक विज्ञापन? इनके खिलाफ कभी सुप्रीम कोर्ट ने चूं किया? क्या एक खास ड्रिंक पीने से बच्चे लंबे होते हैं? कहीं कोई रिसर्च पेपर है इसे लेकर? मैं नाम लेकर ही पूछता हूँ, चलिए कंपनी का नाम ही लेते हैं। हॉर्लिक्स कम्प्लान पीने से बच्चों का दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है। इस पर अमेरिका या ब्रिटेन में कौन सा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है? क्या विज्ञापन के साथ उस रिसर्च पेपर को दिखाया जाता है? गंजों के सिर पर बाल उगाने से लेकर नपुंसकता दूर करने तक इस देश में भ्रामक विज्ञापनों की एक होड़ सी लगी हुई है। लेकिन निशाना कौन है? सिर्फ और सिर्फ पतंजलि। बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो फार्मा लॉबी की कंपनियां हैं, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उस पर तो पब्लिक भी आवाज़ नहीं उठा रही है। छोड़िए, आइए अब आपको बताते हैं कि जिस कानून को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पतंजलि पर कार्रवाई कर रहा है वो क्या, वो कौन सा कानून है, वो कब बना था। असल में ये कानून 1954 में बनाया गया। तब कौन था प्रधानमंत्री? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा इस कानून को बनाया गया। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट, हिंदी में कहें तो औषधि एवं चमत्कारिक उपचार आक्षेपणीय विज्ञापन अधिनियम 1954। इसके तहत ऐसी दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध है जिसमें चमत्कारी शक्तियाँ होने का दावा किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो 54 बीमारियों की सूची है जिन्हें ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता। यानी प्रतिबंध है कि इन 54 बीमारियों को आप ठीक करने का दावा नहीं कर सकते। इनमें कौन कौन बीमारियां हैं मैं कुछ के नाम बता देता हूं, जैसे डायबिटीज, गूंगापन, बहरापन, अंधापन, बाझपन, प्लेग, न्यूमोनिया, नपुंसकता और कैंसर भी इसमें है। भारत में गली गली में ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए हकीमों के विज्ञापन लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई आपने देखी है कार्रवाई होते हुए? जगह जगह ताबीज से लेकर न जाने क्या क्या पहनाए जाते हैं मज़ारों पर, दरगाहों पर, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती।
नेहरू का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है? और हाँ, ये भी जान लीजिए कि जिन 54 बीमारियों की सूची इसमें दी गई है उसमें से 14 का तो इलाज भी अब संभव है। इसी हिसाब से भी ये कानून अब बासी हो चला है। आप देखें एक तरह से तो एक्सपायर हो गया है, फिर भी इसे क्यों लागू रखा जा रहा है, इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा? यानी कोई विदेशी संस्था अगर कह दे कि फलां बीमारी ठीक की जा सकती है तो ठीक, लेकिन भारत का कोई आयुर्वेदाचार्य या फिर योगाचार्य कह दे कि फलां बीमारी का इलाज संभव है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आखिर हर एक चीज के लिए हमें विदेश से ही पुष्टि क्यों चाहिए? क्या गोरी चमड़ी अधिक बुद्धिमत्ता का परिचायक है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 1954 वाला ये जो नेहरू का कानून है उसमें चेतावनी की कोई व्यवस्था ही नहीं, यानी सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में एक संस्था है वहाँ की सरकार की, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और उसी के लिए ये रिव्यू अपार्ट वाला जो वाक्य है उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने चेतावनी क्यों दी पतंजलि को, सीधी कार्रवाई क्यों नहीं की? अब देखिए, सख्ती का कारण भी है। प्रशांत भूषण मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी करके मात्र 1 रुपये देकर छूट जाता है, लेकिन जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण माफीनामा लेकर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सिर्फ लिप सर्विस है, यानी दिखावटी है ये सब। अगर प्रशांत भूषण 1 रुपये में छूट सकता है तो पतंजलि से आप 10 रुपये ले लीजिए भाई। अगर आयुर्वेद में इतनी ही समस्या आपको दिख रही है तो कोरोना के दौरान एलोपैथिक कंपनियां तुलसी ड्रॉप क्यों बेच रही थी, आपने कभी पूछा? कॉलगेट वाले अब टूथपेस्ट में नमक मिर्ची और ये नींबू वगैरह डालने की बातें क्यों करते हैं, आपने कभी पूछा? साबुन शैम्पू बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने उत्पाद में आंवला, प्याज, भृंगराज वगैरह इन सब का इस्तेमाल क्यों कर रही? अगर आपको आयुर्वेद से समस्या है तो नारियल तेल से लेकर सब पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पतंजलि के खिलाफ ये सारा मामला किसका शुरू किया हुआ है, आपको पता है? IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। IMA का मुखिया कौन है, अब ये जानिए। पता है आपको? जॉन रोज ऑस्टिन। वही जॉन रोज ऑस्टिन जो हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए किसी भी हद तक जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सख्त नफरत करता है। जब जब आयुष मंत्रालय कोई अच्छा फैसला लेता है, जॉन रोज ऑस्टिन उसके खिलाफ अभियान चलाता है। वो एक ईसाई मीडिया कंपनी को इंटरव्यू देता है और क्या कहता है? कहता है कि भारत में ईसाई मजहब बढ़ रहा है, काफ़ी ये उसके लिए गर्व की बात हो जाती है। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ सफलता का श्रेय वो किसे देता है? ईसाई गॉड को। उसने कहा था कि हिंदुओं को यीशु और मोहम्मद को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, वह ईसाई डॉक्टरों को सलाह देता है कि वो अपने इलाज का इस्तेमाल सिर्फ मरीज को ठीक करने के लिए ही ना करें, बल्कि इससे ईसाई धर्मांतरण भी होना चाहिए, यानी मरीज को एक खास मजहब के लिए प्रभावित करे। और हाँ, वो सिर्फ IMA का ही अध्यक्ष नहीं है, वो क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी सदस्य है। यानी एक व्यक्ति जो पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहता है, वो एक संस्था का इस्तेमाल भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को खत्म करने के लिए कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का उसमें इसे साथ मिल रहा है। नेहरू का कानून तो है ही। हमें भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि 1954 वाले नेहरू के कानून को निरस्त किया जाए। फिलहाल तो आचार संहिता लागू है। मैं तो कहता हूँ शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये कदम उठाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण के बाद। असली समस्या ये है कि प्राचीन सनातन पद्धति को पुनर्जीवित करने वाली कंपनी जो 50,000 करोड़ रुपए की हो गई, ये कैसे होगी? दिक्कत इससे है, कोई भगवा पहनने वाला व्यक्ति अरबपति कैसे हो सकता है? आप देखिए, आज उत्तराखंड में किसान आयुर्वेदिक औषधियों की खेती कर रहे हैं। राज्य में हर्बल फार्मिंग या हर्ब्स फार्मिंग जो है उसका कारोबार 120 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है। बाबा रामदेव कॉस्मेटिक वस्तुओं के खिलाफ अभियान चलाते हैं और जंक फूड्स का विरोध करते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं, घूम घूम कर योग आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। यही तो अपराध है उनकी नज़र में। जो लोग आज पतंजलि को निशाना बना रहे हैं, पतंजलि ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, सोचिए, और इसमें व्यवधान पैदा किया जा रहा है। केवल एक
फर्जी कानून और ईसाई मिशनरियों की वजह से कंपनी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। याद कीजिए, वो बाबा रामदेव ही थे जिनके कारण केबल व डिश टीवी के ज़माने में यानी शुरुआती दिनों में घर घर में सुबह सुबह महिलाएं बच्चे योग करते थे। उन्होंने योग करना सीखा टीवी के आगे बैठ। उनके ही शुरू किए गए अभियान और मोदी सरकार के प्रयासों के कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। और आज योग पर, आयुर्वेद पर जब इस तरह से प्रहार किया जा रहा है तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप सब भी सोशल मीडिया में इसके खिलाफ ज़रूर लिखें। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।